Hey everybody, welcome back to Learn to Compete. My name is Hardeep Singh Thakur and today we are going to talk about Chamberlain's oligopoly model या फिर इससे आप कह सकते हैं Chamberlain duopoly मॉडल। देखिए मैंने आपको बताया था ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंस होता है कि ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होती हैं जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी फर्म्स होती हैं। अब ये फ्यू और मैनी के बीच का कोई डिफरेंस होता है, वो कोई पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ कि फ्यू फर्म्स हम किसे कहेंगे और मैनी किसे कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये माना जाता है कि 2 से 10 अगर फर्म्स होंगी तो उसे हम कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट। वहीं पे अगर 2 फर्म है तो उसे स्पेशल नाम दिया गया है, उसे कहते हैं हम डिओपोली। तो इसी से रिलेटेड मॉडल है हमारा चैम्बरलिन डिओपोली मॉडल, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ओलिगोपोली की अगर हम बात करें तो ओलिगोपोली में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिमांड कर्व नहीं होती, और अगर डिमांड कर्व नहीं होती तो इक्विलिब्रियम नहीं होता। और इक्विलिब्रियम कैसे आ सकता है? या तो ओलिगोपोली फर्म इग्नोर कर दे इंटरडिपेंडेंस की, वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ये चीज वो इग्नोर कर दे। और इसके बेस पे हमने 3 मॉडल किए थे। एक मॉडल था कॉर्नट का मॉडल, एक था हमारा बर्ट्रैंड का मॉडल और एक था हमारा एजवर्थ का मॉडल। कॉर्नट के मॉडल में हमने माना था कि हमारी फर्म आउटपुट जितना मर्जी चेंज कर ले, हमारी राइवल फर्म अपना आउटपुट कांस्टेंट रखेगी। बर्ट्रैंड में हमने माना था कि हमारी फर्म प्राइस जितना मर्जी चेंज कर ले, हमारी राइवल फर्म अपना प्राइस कांस्टेंट रखेगी। वहीं एजवर्थ में भी हमने माना था कि हमारी फर्म जितना मर्जी प्राइस चेंज कर ले, राइवल फर्म अपना प्राइस क्या रखेगी? कांस्टेंट रखेगी। अब बर्ट्रैंड में और एजवर्थ में क्या डिफरेंस था? बर्ट्रैंड में प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी हमारे प्रोड्यूसर की वो अनलिमिटेड थी, वहीं पे एजवर्थ में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी। इसके अलावा कॉर्नट और बर्ट्रैंड के केस में क्या था? इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था, हमारे पास एक यूनिक इक्विलिब्रियम आ रहा था। वहीं पे एजवर्थ के केस में हमारे पास यूनिक इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा था, क्योंकि फर्म जो है मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन के प्राइस के बीच में क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। इसलिए कोई एक यूनिक इक्विलिब्रियम एजवर्थ के केस में हमें नहीं मिला था, जबकि कॉर्नट और बर्ट्रैंड के केस में हमें एक यूनिक इक्विलिब्रियम मिला था। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं हम ओलिगोपोलिस में, अगर फर्म्स क्या करते हैं? एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस इग्नोर करते हैं। वहीं पे दूसरा केस है, अगर ओलिगोपोलिस फर्म एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस जान ले, यानी कि वो जान ले कि वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं और इस हिसाब से अपनी राइवल फर्म का मूव जो है वो प्रेडिक्ट करें और फिर अपना मूव चले। अब इसके बेस पे जो मॉडल होते हैं वो एक है चैम्बरलिन का मॉडल, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। एक है हमारा स्विजी के किंग डिमांड कर, और इसके अलावा एक और मॉडल आता है जो स्टेकलबर्ग का मॉडल है। ये 3 मॉडल आते हैं इस अजम्पशन के अंदर। उसके अलावा अगर तीसरी अजम्पशन की हम बात करें, इसमें क्या होता है? फर्म अपनी इंटरडिपेंडेंस मान लेती है और क्या कर लेती हैं? वो कोलिजन कर लेती हैं। अभी कोलिजन में क्या होता है? कोलिजिव ओलिगोपोली भी कहते हैं हम इसे। और इस कोलिजिव ओलिगोपोली में एक तो मर्जर होता है, प्राइस लीडरशिप होती है, उसके अलावा कार्टेल होता है। इनकी बात हम कर चुके हैं। तो ये है कोलिजिव ओलिगोपोली, और ये जो मॉडल हैं ये आते हैं नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली के अंदर। वहीं पे इसके अलावा आती है थ्योरी ऑफ गेम, जो न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न ने दी थी। तो ये सब मॉडल ओलिगोपोली से रिलेटेड हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैम्बरलिन मॉडल की। तो देखिए चैम्बरलिन मॉडल स्टार्ट करने से पहले उसकी हम अजम्पशन देख लेते हैं। चैम्बरलिन ओलिगोपोली मॉडल की जो अजम्पशन है वो बिल्कुल कॉर्नट की तरह है। कैसे? इसमें भी हम डुओपोली का केस लेते हैं, ओके। इसमें भी हम होमोजीनियस प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी मान लीजिए मिनरल वाटर ले रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो है एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हुए हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 0 है, यानी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे भी क्या है? 0 है। ऐसे ही हमने कॉर्नट के केस में पढ़ा था। तीसरा है ड्यूपलिस्ट फुली नो मार्केट डिमांड कर। ड्यूपलिस्ट को पता है कि उनकी मार्केट डिमांड कैसी है और वो इन्होंने कैसी मानी है? स्ट्रेट लाइन। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन क्या है? डिमांड कर्व है ड्यूपोलिस्ट की, ओके। वहीं पे जो मेन अजम्पशन है जो इसे अलग बनाती है कॉर्नट मॉडल से, वो ये है कि कॉर्नट में ड्यूपोलिस्ट क्या करता है? ये मान लेता है कि उसकी राइवल फर्म अपना आउटपुट क्या रखेगी? कांस्टेंट रखेंगी, चाहे वो जो मर्जी मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट रख ले अपना, ओके। लेकिन चैम्बरलिन के केस में क्या था? चैम्बरलिन ने कहा कि हमारी जो फर्म्स हैं वो अपनी पास्ट मिस्टेक से क्या करती हैं? सीखती हैं, और वो जान जाती हैं कि वो एक दूसरे पे क्या करती हैं? इंटरडिपेंड रहती हैं। अब इस इंटरडिपेंडेंस के कारण क्या करती हैं? फर्म ऐसा मूव सिलेक्ट करती हैं ताकि दोनों क्या कर सके? मोनोपोली की तरह बिहेव कर सके, ठीक है। यानी वो मोनोपोली प्राइस चार्ज कर सके और मोनोपोली आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब ये कैसे होता है? आइए डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिया है हमने प्राइस, एक्स एक्सिस पे लिया है हमने आउटपुट। सबसे पहले हम मान लेते हैं फर्म ए मार्केट में एंटर हुई, ठीक है। अब ये फर्म ए की डिमांड कर्व है और ये फर्म ए की मार्जिन रेवेन्यू कर्व है, ओके। और मैंने आपको बताया होगा कि मार्जिन रेवेन्यू कर्व जो है वो डिमांड कर्व, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होती है, उसके और वाई एक्सिस के बीच में से गुजरती है। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। अब क्या हुआ? हमारी फर्म्स की ये डिमांड कर्व है। फर्म्स का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू होगा, और हमें पता है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में क्या है? 0 है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट पे है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, यानी कि हर पॉइंट पे क्या है? मार्जिनल कॉस्ट 0 है। अब मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू को कहाँ पे कट कर रही है? यहाँ पे कट कर रही है। तो यानी यहाँ पे मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू होगा, तो हमारा मार्जिन रेवेन्यू भी क्या आ गया? 0 आ गया। और हमें पता है जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू 0 है वहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है? 1 होती है।
यानी वो कौन सा पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है डिमांड कर्व का, क्योंकि इलास्टिसिटी हमेशा 1 कहाँ पे होती है, मिड पॉइंट पे होती है। तो यानी कि ये मिड पॉइंट, तो हमारी फर्म कितना प्रोडक्शन कर रही होगी, ये प्रोडक्शन कर रही होगी और ये प्राइस वो चार्ज कर रही होगी, यानी कि वो ओपी प्राइस चार्ज कर रही है और ओएन का क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, और ये इतना प्रॉफिट कमा रही है। ये सारा फर्म का प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जीरो है, तो वो जितना भी कमा रही है वो उसका क्या है, प्रॉफिट है। अब क्या हुआ, मार्केट में फर्म बी एंटर कर गई, और फर्म बी के एंटर करने से क्या हुआ, फर्म बी ने देखा कि इतनी तो हमारी फर्म ए क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, यानी कि इतनी डिमांड हमारी फर्म ए संभाल रही है, तो ये जो बची हुई डिमांड होगी ये मेरी डिमांड कर्व है, ठीक है। ये हमने मान ली फर्म बी की डिमांड कर्व, तो इसकी मार्जिन रेवेन्यू कर्व क्या हो जाएगी, ये। और इसी तरह इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, और ये कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट होगा इसकी डिमांड कर्व का, यानी कि हमने एल पॉइंट मान लिया ये। तो ये क्या करेगी, इतना प्रोडक्शन करेगी और ये प्राइस वो चार्ज करेगी, ओ पी डैश। तो आप देख सकते हैं कि पहले आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा था, ओ एन, अब कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लग गया, एनसी। अब आउटपुट बढ़ा तो प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अब नया प्राइस क्या है, ये। तो हमारी फर्म कितना कमा रही है, इतना, यानी कि फर्म ए कमा रही है ये वाला पोर्शन प्रॉफिट और फर्म बी कमा रही है ये वाला पोर्शन प्रॉफिट। अब क्या हुआ, हमारी फर्म ए का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। हमारी फर्म ए पहले ज्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, अब प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारी फर्म ये क्या करना चाहती है, अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है, और प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा। अब प्राइस को वापस बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, आउटपुट कम करना पड़ेगा। और आउटपुट वो कितना कम करेगी, अब उसे पता है कि अगर वो अकेली प्रॉफिट कमाएगी तो हमारी राइवल फर्म रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो अगर उसे प्रॉफिट कमाना है तो राइवल फर्म को भी कुछ प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो ये इतना आउटपुट कम करेगी जितना हमारा फर्म बी ने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, यानी कि वो इस पॉइंट तक आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, ओ सी। तो यानी कि फर्म ए हमारा अब इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, पहले कितना प्रोड्यूस कर रही थी, इतना, और हमारी फर्म बी कितना प्रोड्यूस कर रही थी, इतना। लेकिन फर्म ए ने क्या किया, जितना फर्म बी आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी उतना अपना आउटपुट क्या कर दिया, कम कर दिया। तो आउटपुट अगर कम किया है तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो फर्म ए का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, ओपी हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट कितना है मार्केट का, ये फर्म ए का प्लस ये फर्म बी का, यानी कि ओ सी प्लस ये एन सी, इसे हम सी डैश मान लेते हैं, एन सी डैश। ये मार्केट का क्या है, टोटल आउटपुट है। ये फर्म ए प्रोड्यूस कर रही है, ये फर्म बी प्रोड्यूस कर रही है। और हमें पता है, अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये 1 2 3 4 ये चारों क्या है, इक्वल पार्ट है, ठीक है, इक्वल पार्ट है। जितना फर्म ए बी प्रोड्यूस कर रही थी उतना ही फर्म ए ने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये सी एन इज इक्वल टू में एन सी डैश होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ सी प्लस में सी एन, ये हमारा टोटल आउटपुट है मार्केट का। तो यानी कि ये फर्म ए प्रोड्यूस कर रही होगी, ये फर्म बी प्रोड्यूस कर रही होगी। मार्केट में प्राइस कितना होगा, ये। तो फर्म ए का प्रॉफिट हो जाएगा ये वाला पोर्शन, और फर्म बी का प्रॉफिट हो जाएगा ये वाला पोर्शन। आप देख सकते हैं दोनों का प्राइस क्या हो गया, हाइयर हो गया, दोनों को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और दोनों क्या कर रही हैं, इक्वल प्रोडक्शन कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि चैम्बरलिन ड्यूप्ली मॉडल के केस में क्या होता है, फर्म्स जो हैं एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस जान लेती हैं, और वो क्या कर लेती हैं, वो टैसिट कोलिजन कर लेती हैं। टैसिट कोलिजन का क्या मतलब होता है कि इन फर्म्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कोलिजन करने का, ये इन्होंने अपने दिमाग में माना है कि हम दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, तो क्यों ना ऐसा प्रॉफिट कमाया जाए कि मैं भी मुनाफे में रहूं और वो भी मुनाफे में रहे। तो इसे क्या कहते हैं, टैसिट कोलिजन कहते हैं। ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता कोलिजन का। वो सोचती हैं कि अगर मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो दोनों को प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कल एक प्रॉफिट कमाऊं और फर्म बी प्रॉफिट नहीं कमाएगी, तो फिर क्या होगा, वो भी रिएक्ट करेगी और मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए दोनों प्रॉफिट कमाती हैं और दोनों क्या करती हैं, मोनोपोली प्राइस चार्ज करती हैं, ठीक है, और वहीं पे मोनोपोली आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरह से वो एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस जान के मोनोपोली प्राइस चार्ज कर सकती हैं, फायदा कमा सकती हैं। तो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं जो सारे मॉडल हमने किए। देखिए कोरनोट मॉडल के इक्विलिब्रियम में हमने क्या किया था, कोरनोट मॉडल में जो इक्विलिब्रियम था उसमें जो प्राइस था वो क्या था, 2/3 था मोनोपोली के प्राइस का। वहीं पे आउटपुट जो था यहाँ पे वो क्या था, 2/3 था परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम के आउटपुट का। अगर हम बर्ट्रैंड इक्विलिब्रियम की बात करें तो बर्ट्रैंड ड्यूप्ली मॉडल के केस में जो इक्विलिब्रियम था उसमें जो आउटपुट था वो किसके इक्वल था, परफेक्ट कंपटीशन के आउटपुट के इक्वल था। अगर हम एजवर्थ मॉडल की बात करें तो एजवर्थ मॉडल के केस में इक्विलिब्रियम ही नहीं था, ठीक है। एजवर्थ मॉडल के केस में कोई इक्विलिब्रियम हमें नहीं मिला था क्योंकि हमारी जो फर्म थी वो मोनोपोली प्राइस और परफेक्ट कंपटीशन प्राइस के बीच में क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। वहीं पे चैम्बरलिन की अगर हम बात करें, चैम्बरलिन मॉडल के केस में क्या होता है, फर्म्स टैसिट कोलिजन बना लेती हैं।
टैसिट कोलिजन का मतलब है कि वो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस जान लेती हैं, ठीक है, और इस तरीके से बिहेव करती हैं कि दोनों प्रॉफिट कमा सकें। और वो क्या करती हैं, मोनोपोली प्राइस चार्ज करती हैं और मोनोपोली आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और वो क्या आती हैं, इक्विलिब्रियम पे आ जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैम्बरलिन का मॉडल। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।